हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच के जो भी लगातार वीडियो से हम लेकर आ रहे हैं और ऑलरेडी पुराने जो वीडियो से हमारे पहले वाले वीडियोस जो व्हाइट बोर्ड के वीडियो से ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है उसके ऊपर और काफी दिनों से हमने सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ है। तो आप सारे वीडियोस देख सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। बाकी जो न्यू वीडियोस है उसके लगातार लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको कंटिन्यूअस मिल रहे हैं और बहुत जल्दी ये नए बैच में भी सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल 7th स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 10 पे पहुंच चुके थे हम लोग, जिसका नाम था डिजास्टर मैनेजमेंट। और आज मैं लेकर आया हूं इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 और इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर वीडियो। तो आज फाइनली ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो चैप्टर है ये कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग बस बने रहना, इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा था। हमने समझा था डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट किसको कहते हैं। फिर हमने देखा था कि डिजास्टर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। हमने देखा था कि कई सारे टाइप के डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक होता है, सुनामी होता है, फमाइन होता है, फ्लड होता है, लैंडस्लाइड होता है। लेकिन उनमें से हम अगर आपको बताएं तो हमने फमाइन देख लिया था जिसको बोलते हैं अकाल पड़ना, और क्लाउड बर्स्ट देख लिया था, ठीक है ना। हमने और भी बहुत सारी चीजें देखी थी। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं तो हमने देखा था फमाइन के अलावा हमने क्लाउड बर्स्ट और फ्लड यानी बाढ़ कैसे आता है, क्या उसका परिणाम होता है, ये हमने देख लिया था। और आज के लेक्चर में हम बचे हुए 2-3 टॉपिक है जैसे कि लाइटनिंग क्या होता है, सुनामी क्या होता है, ठीक है ना, स्टॉर्म तूफान जब आता है तो कैसे आता है, क्या होता है, ये सब चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बस हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लाइटनिंग। अब लाइटनिंग का मतलब शायद बहुत लोग जानते होंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझते भी होंगे कि लाइटनिंग का मतलब होता है दोस्तों बिजली चमकना, ठीक है। अब ये बिजली जो चमकती है आपने देखा होगा आसमान में, अभी हाल ही में हमारे इधर कई दिनों से ना बिजली चमक रही है और कई ज्यादा थंडरस्टॉर्म हो रहा है। तो हमारा जो व्लॉगिंग चैनल है अगर आपको पता होगा तो जेआर व्लॉग्स चैनल पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है और वो शॉर्ट वीडियो में इतनी बेहतरीन ऐसे बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही है ना, मैं क्या बताऊं दोस्तों। मतलब इतना खतरनाक कि हमने उसको आंखों से देखा और हमारे पास उस टाइम पे कैमरा ऑन था तो हमने वो चीज रिकॉर्ड कर लिया। तो बहुत जबरदस्त तरीके से वो बिजली आई है, उसमें हम लोग एक बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया तो और जबरदस्त हो गया। तो जाके देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, लाइटनिंग स्ट्राइक होता क्या है। देखो कभी भी क्या होता है कि आपको पता है कि जब बरसात का मौसम होता है तो बादल होते हैं आसमान में, क्या प्रेजेंट होता है, बादल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये बादल होते हैं। तो जब बादल आसमान में चल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो हवा भी प्रेजेंट होता है। तो जब हवा और जो बादल होता है ना वो क्या होता है, जब कांटेक्ट में आता है, हवा और बादल जब कांटेक्ट में आता है तो उसके मूवमेंट की वजह से एक चार्ज डेवलप हो जाता है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड बिकॉज ऑफ समथिंग वहां पे चार्ज डेवलप हो जाता है। हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा हुआ है, करेक्ट, याद है आप लोग को। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में मैंने लाइटनिंग आपको बताया था कि जब ऐसा होता है तो ऊपर की तरफ जो है क्लाउड के ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और नीचे की तरफ निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और जब निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है क्लाउड्स में तो वो नीचे आने की कोशिश करता है। और कहीं पे भी अगर कोई जमीन है, जैसे मान लो ये जमीन है, वहां पे कोई ऊंची बिल्डिंग है, कोई पेड़ है, तो उसके पास अगर कोई ऐसा चार्ज है जो नेगेटिव को उसको अट्रैक्ट करे तो वो नीचे आने की कोशिश करता है और इस तरीके से बिजली जो है वो चमक निकलती है और नीचे भी गिरती है, लाइटनिंग स्ट्राइक होता है। ये हमने आपको डिस्कस कराया था। तो लाइटनिंग जो है इस प्रकार से काम करता है, बिजली चमकती है। लेकिन आपको पता ही है कि बिजली जो चमकती है तो साथ में आपको एक साउंड भी सुनाई देता है। लेकिन पहले बिजली क्यों दिखाई देती है, बिकॉज लाइट का जो स्पीड होता है वो ज्यादा होता है। लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, लगभग 3 × 10⁸ किलोमीटर, ये मीटर पर सेकंड, माफ करना, मीटर पर सेकंड का स्पीड होता है। मतलब लगभग 3 लाख किलोमीटर, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा। लेकिन वही साउंड की बात करें तो इसकी स्पीड लगभग 344 मीटर पर सेकंड होती है, यानी उससे बहुत कम होती है। इसके लिए जो लाइट है वो फटाक से हमको दिखाई देता है, पहले बिजली चमकती हुई दिखाई देती है और उसके 2, 4, 5, 10 सेकंड के बाद जाके वो साउंड हमें सुनाई देता है बादल गरजने का, ठीक है। तो इस तरीके से लाइटनिंग होता है। लेकिन ये जो लाइटनिंग है अगर कहीं किसी के ऊपर बिजली गिर जाती है, कोई बिल्डिंग के ऊपर, कोई पेड़ के ऊपर, तो क्या होता है, क्या ये डिजास्टर है? यस, इट इज ए डिजास्टर। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हमारे हिंदुस्तान में भी और वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं बिजली गिरती है जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो क्या प्रिकॉशन ले सकते हो? तो प्रिकॉशन तब लोगे जब बिजली गिरेगी या फिर बिजली गिरने वाली होगी। तो बिजली गिरने वाली है ये तो किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि वो एक नेचुरल फिनोमिनन है, हम उसको रोक नहीं सकते, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिजली जब गिरती है तो उसमें इतना पावरफुल करंट होता है कि अगर मान लो किसी इंसान के ऊपर डायरेक्ट गिर रहा है तो वो इंसान उधर पे जल के राख बन जाएगा। यानी जैसे पेपर जलाने के बाद कैसे राख हो जाता है तो वैसे वो जल के राख हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो बहुत खतरनाक चीज होती है, बिल्डिंग के ऊपर गिरती है तो इसके लिए बिल्डिंग के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है ये सब, तो जाके देख लेना। तो क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हो बेसिक तौर पे अगर मैं बात करूं तो जैसे डू नॉट स्टैंड ऑन ओपन ग्राउंड और बिलो अ ट्री, यानी कभी भी आपको कोई खुली ग्राउंड में, कोई खुला मैदान है और बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, खुला मैदान है या फिर पेड़ है, तो कभी भी कोई खुले मैदान में या फिर पेड़ के नीचे मत खड़े रहना, नहीं तो आपको करंट लग सकता है, बिजली आपके ऊपर गिर सकती है। डू नॉट गो टू अ हाई लोकेशन,
यानी आपको पहाड़ों पे नहीं जाना है। अगर मान लो दुर्भाग्यवश कि आप पहाड़ पे ही रहते हो, आपका घर ऐसे हिल स्टेशन वगैरह पे है, तो कोशिश करना जितना नीचे आ सके उतना आ जाओ। तो पहाड़ या फिर जो टॉप लोकेशन होता है या फिर पेड़ के ऊपर चढ़ के मत बैठ जाना। डू नॉट स्टैंड नियर ए इलेक्ट्रिक पोल, क्योंकि बिजली का खंभा भी उस इलेक्ट्रिक जो सप्लाई है यानी लाइटनिंग जो है उसको खींच सकता है। तो बिजली के पोल के पास, कोई टेलीफोन पोल के पास, कोई टावर के पास मत खड़े रहना। अब डू नॉट लीन ऑन ए वायर्ड फेंस, यानी कि आपके आसपास कोई ऐसा वायर लगा हुआ फेंस होता है, कंपाउंड होता है ना आपका, तो उसमें वायर्स लगे होते हैं, तो वो वायर्स के आसपास भी मत खड़े रहना, टच करके मत खड़े रहना। इफ यू आर ऑन ए टू व्हीलर, अगर आप बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, ट्रैक्टर चला रहे हो, बोट चला रहे हो, तो तुरंत वहां से उतर के एक कोई सेफ प्लेस पे चले जाना। डू नॉट गैदर ऑल टुगेदर इन वन प्लेस, मतलब कभी भी बहुत ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा मत होना, क्योंकि बाई चांस अगर बिजली गिरती है तो सारे लोग की डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ द कंडक्टिंग इफेक्ट, तो वो चीज ना हो। ठीक है, टेक केयर टू कीप अ डिस्टेंस ऑफ 15 फीट बिटवीन एनी टू पर्सन, मतलब एक पर्सन और दूसरा पर्सन कम से कम 15 फीट के दूरी पे खड़े रहोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ऐसा माना जाता है। डू नॉट यूज प्लग्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, यानी कि कोई ऐसा डिवाइस जो प्लग किया हुआ है, यानी कि उसमें वायर कनेक्टेड है प्लग से, स्विच चालू है, और तो ऐसा यूज मत करो। खासकर ऐसा भी बोला जाता है कि मोबाइल फोन ऑपरेट मत करो, तो ये सब चीजें होती है। देखो, डू नॉट यूज ए मोबाइल और अ टेलीफोन। ठीक है, स्टैंड ऑन ड्राई वुड, कोई लकड़ा है, सूखा लकड़ा जैसे प्लाई वगैरह होता है, उसके ऊपर आप खड़े रह सकते हो। प्लास्टिक का शीट या फिर कुछ ऐसे चीजें जो इंसुलेटर का काम करती है, यानी कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता, ऐसी चीज के ऊपर आपको खड़ा होना पड़ेगा। कीपिंग योर फीट टुगेदर, आप अपने फीट को ज्वाइन करके रख सकते हो। ठीक है, ये आप कर सकते हो। उसके बाद स्विमर्स और फिशरमैन शुड इमीडिएटली कम आउट ऑफ द वाटर, यानी कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्विमिंग करते हैं पानी में, वो उनको बाहर आ जाना चाहिए। समुद्र में कोई लोग मछली मारने गए हैं, फिशिंग करने गए हैं, तो उनको भी बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है, पक्का हाउस, पक्का हाउस मतलब जो आपका स्लैब वाला जो घर होता है, अभी तो सबके घर में पक्का ही हाउस है, पहले के जमाने में वो वाला घर होता था, मतलब कपड़े का घर होता था और भी बहुत सारी चीज का होता था, झोपड़पट्टी टाइप का। तो वो पक्का जो हाउस होता है, यानी जिसमें स्लैब होता है, वो सबसे सेफेस्ट चीज होता है, जिसमें लाइटनिंग कंडक्टर जो है लगा हुआ हो, या फिर नहीं भी लगा होगा तो भी चांसेस कम होता है कि उसमें जो अंदर लोग है उसमें करंट लगे अगर बिजली आपके घर के ऊपर गिरती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करना है जब भी कोई लाइटनिंग जब भी होती है, यानी बिजली जब चमकती है, तो इस प्रकार से आपको सेफ रहना है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब बात कर लेते हैं अगले डिजास्टर की, जो कि है वोल्केनो। ठीक है, तो वोल्केनो का मतलब क्या होता है? देखो, वोल्केनो एक ऐसा चीज है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी फटना। अब ज्वालामुखी मतलब क्या होता है कि भाई एक ऐसा माउंटेन होता है, जैसे एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा माउंटेन होता है। ठीक है, उस माउंटेन में से जो आग का लावा है वो इस प्रकार फट के बाहर निकलता है। लावा आपको पता ही है, जैसे आपका दिवाली में वो पाउस जलाते हो आप लोग, करके बाहर निकलता है, उसी प्रकार बहुत सारे बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ होते हैं, उसके अंदर हॉट लावा, जो कि एक मोल्टन बोल सकते हो आग का वो होता है, जैसे हमारा अर्थ पहले वैसे ही था, तो उसके अंदर वो ट्रैप होता है। तो मूवमेंट ऑफ हॉट सब्सटेंस, अगर हम बात करें कि कोई हॉट सब्सटेंस है जिसका मूवमेंट हो रहा है कंटिन्यूअसली अकर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी जो हमारा अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसके एकदम इंटीरियर से लेके टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ तक अगर वो आ रहा है, मतलब अंदर से लेके उठ के आ रहा है और सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर आया और वो फाड़ के निकल गया, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्केनो बोलते हैं। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, समटाइम्स कुछ ऐसे सॉलिड, कुछ लिक्विड और गैसेस सब्सटेंस जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट से बाहर निकल जाते हैं और जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट वो लिक्विड बाहर निकला तो किसी के कॉन्टैक्ट में आया तो उसको जला के राख कर देगा। कुछ गैसेस निकलेंगे तो वो इतने हार्मफुल गैसेस होते हैं कि अगर आप सूंघ लोगे तो आप बेहोश हो सकते हो, आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है या फिर आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें होती है। तो व्हेन दिस सब्सटेंस कम आउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन एन इरप्शन एंड स्टार्ट फ्लोइंग, जब वो ऐसा बाहर निकलता है और फ्लो करने लगता है, बहने लगता है, उस चीज को क्या बोला जाता है दोस्तों? वोल्केनो कहा जाता है। ठीक है, अब वोल्केनो का प्रिडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि अगर कोई बता दे, कोई ऐसा साइंटिस्ट बता दे कि यार आज जो है ना, आज ज्वालामुखी फटने वाला है, तो ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी इस प्रकार का इरप्शन नहीं होगा। एंड अगर कभी ज्वालामुखी बहुत ज्यादा जोर से फटता है तो उसकी आसपास की जमीन को भी वो हिला सकता है और अर्थक्वेक आने की संभावना होती है। समझ में आया वोल्केनो? क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है सुनामी। तो ये तो सब लोग जानते हैं सुनामी क्या होता है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठती है, समुद्र के किनारे उठती है, उसको सुनामी बोलते हैं। कई दफा आ चुका है जापान जैसे कंट्री में, और हमारे इंडिया में एक दफा आया है, चेन्नई तमिलनाडु के आसपास आया था 2004 में। तो ये होता क्या है? तो इफ अर्थक्वेक अकर्स एट द बॉटम ऑफ द ओशन, आपको पता ही है कि जो समुद्र होता है उसका नीचे भी जमीन होती है, ये समुद्र का पानी है पूरा और उसके नीचे जमीन है, और यहां पे मान लो ज्वालामुखी फट जाए, तो जब ज्वालामुखी फट रहा है या फिर अर्थक्वेक जब आ रहा है तो ये जमीन हिल गई, तो उसके ऊपर 1000 करोड़ गुना पानी है
और वो इतना पानी है कि अगर वो हिल जाएगा तो वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा। जैसे आपके एक टब में आप टब को हिला दो ऐसा पकड़ के, तो पानी कैसा उछाल मारता है, तो वैसे ही जो होता है समुद्र का पानी उछाल मारता है और वो ऊपर आने की कोशिश करता है, जिसके वजह से एक पेक्यूलियर टाइप ऑफ वेव्स जो है वो बनती है। पेक्यूलियर टाइप ऑफ वेव्स जो है फॉर्मेशन होता है, और इस वेव्स का जो स्पीड होता है वो काफी ज्यादा होता है, लगभग 800-900 किलोमीटर पर आवर। मतलब सोचो 1 घंटे में वो 800 किलोमीटर दूर चला जाएगा, यानी महाराष्ट्र से लगभग समझ लो मध्य प्रदेश तक वो ऐसे ही चला जाएगा, यूपी तक चला जाएगा ऐसे 1 घंटे के अंदर। पर वो उतना दूर जाता नहीं है कभी भी सुनामी, ठीक है। इसकी हाइट लगभग 30 मीटर तक जा सकती है, 30 मीटर की हाइट तक जो सुनामी है वो ऊपर उठ सकती है, लेकिन इतना नहीं उठता, 20-25 मीटर ऐसा, मतलब हाईएस्ट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उतना हाईएस्ट है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। सुनामी जो है ये एक्चुअल में एक जापानीज वर्ड है, क्योंकि जापान में सुनामी ज्यादा आती है, ठीक है। वहां पे पूरा समुद्र है आसपास, इसके लिए जापान में सुनामी ज्यादा आती है। तो हार्बर वेव्स जापान में सुनामी का मतलब कहा जाता है हार्बर वेव्स, यानी हार्बर का मतलब होता है जमीन का किनारा, उसमें वेव्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि है डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ सुनामी। सुनामी से क्या होता है यार, सुनामी से तो हर जगह तबाही है। अगर आप देखोगे तो बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कोई भी आसपास है समुद्र के रास्ते में जो आएगा उसको वो उखाड़ फेंकेगा, ठीक है। लॉस ऑफ लाइफ होगी, इंसान की जान जा सकती है, फाइनेंशियल लॉस होगा, बोट और शिप जो है आसपास जो भी रखे रहेंगे समुद्र के किनारे वो सब डैमेज हो जाएंगे, ट्रीज जो है वो उखड़ जाएंगे, लैंडस्लाइड जमीन का है वहां पे उखड़ जाएगा, ट्रैफिक के पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, इंडस्ट्री रिलेटेड टू सी, मतलब जो भी सी इंडस्ट्री ऐसी है जो समुद्र से ऑपरेट करती है, जैसे सप्लाई चेन वाली जो शिप से सामान इधर उधर करती है, जो फिशिंग करने जाते हैं, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट होते हैं। एंड लार्ज स्केल डैमेज टू हार्बर, यानी जो हार्बर इलाका होता है, जो पोर्ट होता है वहां पे बंदरगाह वगैरह होता है, वो भी बहुत ज्यादा क्या हो जाता है बच्चा, वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये कुछ हार्मफुल या फिर आप बोल सकते हैं एडवर्स इफेक्ट है सुनामी के। अब चलते हैं एक आखिरी टॉपिक जो कि है दोस्तों स्टॉर्म। तो ये स्टॉर्म जो है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तूफान, ठीक है। तूफान का देवता पता है ना कौन है, एवेंजर। कौन सा एवेंजर है बताना कमेंट करके, ठीक है। तो तूफान जो होता है ये नॉर्मल क्या होता है, स्टॉर्म होता है, जो कि तेज हवाओं से भी हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन वो डेवलप होता है। और इसका इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा इसके इफेक्ट्स से पूरे पेड़ पौधे एंड आसपास के बिल्डिंग जो कमजोर होते हैं उसको वो उखाड़ के फेंक सकता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर कि कौन से टाइप के डिजास्टर है, क्या होता है, तो ये सभी चीज आपको करना है। तो बस यही था दोस्तों हमारे इस चैप्टर में, और उम्मीद करता हूं आपको ये हमारा चैप्टर बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ये चैप्टर आपको कैसा लगा है, जरूर से कमेंट करके बताना। और अगर अच्छा लगा है, पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।